फेडरल रिजर्व के मिनट्स जारी होंगे, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के मिनट्स में ये मेरे ख्याल से देखिए फिर वही बात है, इवन तो लॉकडाउन है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक नवंबर मीटिंग में, और उसके बाद 50 या 75 पे अभी भी डिबेट है, लेकिन शायद मिनट्स के बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कितनी होगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूएस में जो महंगाई के आंकड़े हैं वो आएंगे। देखिए इन सब का सार क्या है, मेरे ख्याल से इंडिया में अभी भी मैं एक चीज़ पे फोकस करूँगा कि इंडिया में जो पिछले महीने रैली आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि इन सब के कारण क्रूड गिर गया था, 80-85 पे क्रूड आ गया था आपका। तो वो उससे हमारे एक इन्फ्लेशन पर, हमारे एक मैक्रो पे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो अगर इन सब की वजह से थोड़ा सा क्रूड पे इम्पैक्ट आता है तो वो थोड़ा सा एक हमारे लिए एक फ़ायदे वाली बात होगी। ग्लोबल सेटअप में मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ये जो ग्लोबल सेटअप ये मुझे काफ़ी चीज़ें याद दिला रहा है 2004 की, थोड़ी बहुत याद दिला रहा है 2006 की, और 2008 की तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो एक एक्सेप्शन था। लेकिन जनरली अमूमन ये होता है कि अगर मई में बड़ी करेक्शन आती है मार्केट में और उसके बाद आप एक समर रैली देखते हैं जो कि मोस्ट मार्केट्स ने देखी है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में नॉर्मली आप साल के लोज को रीटेस्ट करते हैं और कई बार उसको ब्रेक कर देते हैं। लेकिन अगर आप उस डिक्लाइन में खरीदते हैं इंडियन मार्केट को तो अगले 2 साल में आप बहुत पैसा बनाते हैं। अगर आप आज मेरे सर पर बंदूक रखकर बोलेंगे कि ये ग्लोबल क्यूज़ हैं, अब आप मुझे बताइए कि आप किस पर बैठ लेंगे, निफ्टी यहाँ से अगले 2 साल में 5000 पॉइंट नीचे जाएगा या 5000 पॉइंट ऊपर जाएगा? तो मैं आंख बंद करके कहूँगा 5000 पॉइंट ऊपर जाएगा, क्योंकि एक जो मैं वही सारे फैक्टर्स वापस बोल रहा था, वही यहीं पर ये जो IMF की ग्रोथ प्रोजेक्शंस वगैरह है ना, इसका डिफरेंशियल आ जाता है। क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है कि बॉन्ड यील्ड और डॉलर ये एक सरदर्द रहेगा भारत के लिए, और इसका आप वो क्लियरली देख भी रहे हैं कि जिस तरीके की FI सेलिंग हो रही है। लेकिन सिर्फ इन ग्लोबल सेटअप के चलते आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं बेचना है। ये बात एक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में आपको एक डिफ्रेंसिएशन करना है। एक आपके पास एक पोर्टफोलियो है, आपको उस पोर्टफोलियो को नहीं बेचना है अगर अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, लेकिन आप एज ए ट्रेडर उसी स्टॉक को बेच के भी पैसा बना सकते हैं। ये बहुत क्लियरली एक डिफरेंशियल है जो लोगों को समझना होगा। आपके पास इन्फोसिस हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में वो हो सकता है 10 साल के लिए हो, लेकिन नियर टर्म में क्लियर हो गया कि अगर इन्फोसिस में सेल ऑन रैली पे पैसा बन रहा है तो एज ए ट्रेडर आपको उसका भी फायदा उठाना चाहिए। दोनों चीज़ें करिए, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूएस के जो आज के आंकड़े आएंगे और जो फेड मिनट्स हैं उस पर नजर रखेंगे। आज शाम इंपॉर्टेंट होना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हमारे सामने आते हुए नजर आएंगे। अच्छा, FIDI दिखाइएगा, कल क्लियर था, कल बिकवाली का प्रेशर हावी, इससे पहले सेशन में तो फिर भी DIs ने पूरा एब्जॉर्ब करा था। कल 4600 करोड़ रुपए की FIs की तरफ से बिकवाली। इनफैक्ट ये प्रेशर माउंट हो रहा है। लास्ट प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन में 2-2.5 हजार रुपए की बिकवाली के बाद 4600 करोड़। तो फुप्पा की नाराजगी थोड़ी बढ़ रही है। उसका कारण तो यही है ना, ये जो पहले भी एक्सप्लेन कर रहे थे, अगर आपको मदर मार्केट में रिस्क फ्री 4.5-5% मिल रहा है और विदाउट एनी करेंसी रिस्क, तो आप वो क्यों ना लें। अब मान लो यहाँ पे आपको 6% भी मिल रहा है, 6% मिल रहा है आपको यहाँ पे, लेकिन उसमें आपकी करेंसी अगर मान लो 3% करेंसी खा जाएगी उसका, तो आपके पास बचेगा कितना? 3%। देखिए ये जो FII इन्वेस्टमेंट आती है ना इंडिया में आशीष, ये सबसे ज़्यादा आती हैं, एक जो इंडिया में एक लॉन्ग ओनली फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स आई थी, वो आई थी जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, और उसके बाद उसके काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई इंडिया में, और वो एक इन्वेस्टमेंट जो आके वो गढ़ बना चुकी है। वो कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें वो बना चुकी है, वो उसमें से हिलने वाली नहीं है। वो आपके चाहे HDFC बैंक हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे TCS हो, चाहे ICICI बैंक हो, वो उनमें बन चुकी है। इंक्रीमेंटल फ्लोज जो भी इंडिया में आते हैं वो होते हैं मोस्टली ETFs, पैसिव मनी, ठीक है। ये सब जो ये जो पैसा है ये किसी का सगा नहीं है, ये चेज करता है स्टॉक्स। इसमें क्या है, इसमें एक इंडिया जो है वो एक ग्लोबल इंडेक्स में एक मिड कैप स्टॉक की तरह है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि अगर आपको 6% मिल रहा है लेकिन 3% करेंसी ले जा रहा है, लेकिन आपको आपकी मदर मार्केट में एक सेफ्टी मिल रही है, आपकी खुद की बॉन्ड आपको 4.5% का यील्ड दे रही है और कोई करेंसी रिस्क नहीं है, तो इसके लिए वो वहाँ पर ये एक रीज़न है कि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके लिए FIs की सेलिंग हो रही है। बात आ गई फिर वही इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्टिंग की। अब वापस कल 5500 लॉन्ग अनवाइंड की और 5500 शॉर्ट कर दिए। 85% शॉर्ट है, 15% लॉन्ग है। DII का लॉन्ग कितना हो गया है? रिटेल का लॉन्ग 69%, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि ये लड़ाई अब रिटेल वर्सेस FII है। पिछली 3 बार लड़ाई रिटेल ने जीती है, इस बार कौन जीतेगा? मेरा दांव अभी भी रिटेल पे है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और एक बात देखिए, FI के आंकड़े देखिए, पुट और कॉल के, वहाँ पर भी काफ़ी क्लियर है कि एक लोअर लेवल पे थोड़ा सा पुट राइटर्स को डर लग रहा था,
और हायर लेवल पर कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। बस दो चीज़ें हैं, एक तो निफ्टी पुट कॉल रेशो आ गया 0.71 पर। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है आशीष, पिछले 1 साल का मेरा एक तजुर्बा रहा है कि 0.71 का पुट कॉल रेशो आप जब भी आता है और उसके बाद इंट्राडे में अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाए, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड आपके काफ़ी फेवर में आता है। 0.71 के करीब निफ्टी का पीसीआर और 20 के ऊपर इंडिया विक्स नॉर्मली जो है वो आपके फेवर में होता है, और वहाँ पर अगर आप बाय करें, स्टॉप लॉस तो आप लगाएंगे, वो स्टॉप लॉस की हम चर्चा करेंगे अब जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात होगी तो एक ये जरूरी नहीं है कि ओवरसोल्ड मार्केट और ओवरसोल्ड ना हो जाए, लेकिन अगर मार्केट में बाउंस आ सकता है तो मेरे ख्याल से ये जोन है जहाँ से बाउंस